नई शुरुआत। अनुराग खुद से बड़बड़ाते हुए धीरे से कहता है, इसका मतलब वो इसमें है। अनुराग फिर उस गुफा के अंदर झांकने की कोशिश करते हुए आवाज लगाते हुए कहता है, रज्जन, रज्जन। अनुराग को फिर उसकी आवाज दोबारा लौट कर नहीं आती है, न ही वो गुफा के अंदर कुछ देख पाता है कि अंदर क्या है। अनुराग गुफा को देखते हुए मन ही मन सोचने लग जाता है, सभी गुफाओं में आवाज दोबारा लौट कर आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वो अंदर से बंद है, आगे जाने का रास्ता नहीं है। लेकिन ये वाली गुफा के अंदर से आवाज लगाने से मेरी आवाज लौट कर नहीं आ रही है, यानी आगे जाने का रास्ता है। आगे कुछ न कुछ तो जरूर है। हो सकता है मुझे वहीं पर वो यक्ष रज्जन मिल जाए। ये जगह मुझे वैसे ही मायावी लग रही है और वो रज्जन ऐसी ही जगह पर हो सकता है। अनुराग एक गहरी सांस लेता है और महादेव का नाम लेते हुए गुफा के अंदर घुस जाता है। जैसे ही अनुराग गुफा के अंदर अपना पहला कदम रखता है, उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो धड़ाम से गिर जाता है। अनुराग दर्द से कराहते हुए कहता है, आह! जब अनुराग गिरता है तो उसके हाथ की मशाल भी गिर जाती है। जब जमीन पर उसकी नजर पड़ती है तो वो देखता है कि वो जमीन समतल नहीं थी, वहां पर सीढ़ियां बनी हुई थी जिस पर काले रंग की परत चढ़ी हुई थी। अनुराग उन सीढ़ियों को छूते हुए कहता है, ये क्या? ये तो सीढ़ियां हैं, वो भी काली। यक्षिणी ने तो मुझे स्वर्ण सीढ़ियों के बारे में बताया था जो सोने की तरह चमकती थी, पर ये तो काली है। आखिर ये सब है क्या? कौन सी जगह है ये? अनुराग मशाल को उठाते हुए वापस से उठता है और बड़े आराम से सीढ़ियों को देखते हुए सीढ़ियां उतरने लग जाता है। अनुराग जैसे जैसे सीढ़ियां उतरते जा रहा था, मशाल की रोशनी कम होते जा रही थी, साथ में अंधेरा भी बढ़ते जा रहा था। सीढ़ियां उतरते वक्त भी अनुराग रज्जन को आवाज लगाते जा रहा था, पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। जब अनुराग सीढ़ियां उतर रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन की गहराई के अंदर उतर रहा हो। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लग गई थी, साथ में सीढ़ियों की चौड़ाई भी कम होने लग गई थी। अनुराग काफी देर से सीढ़ियां उतर रहा था, पर वो सीढ़ियां थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी, जैसे वो सीढ़ियां भी पूरी गुफा की तरह मायावी हो। वहां की हर चीज में एक काला जाल गुथा हुआ था। अनुराग सीढ़ियां उतर ही रहा था कि तभी मशाल की लौ कम हो जाती है और वो झट से बुझ जाती है। जैसी मशाल बुझती है, अनुराग की सांसें फूलने लग जाती हैं। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है। अनुराग अपने गले को पकड़ते हुए कहता है, ये हो क्या रहा है? मैं सांस क्यों नहीं ले पा रहा हूँ? अनुराग को उसकी जान का डर सताने लग जाता है। उसे इतनी तकलीफ होने लग जाती है कि वो ठीक से बोल तक नहीं पा रहा था। अनुराग घबराने लग जाता है। अनुराग मन ही मन डरते हुए कहता है, नहीं, मैं अब यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुक सकता। अगर एक पल भी इस गुफा के अंदर रहा तो मैं मर जाऊंगा, और उस यक्ष की कहानी के चक्कर में मैं मर नहीं सकता। अभी मुझे मेरी यक्षिणी की कहानी लिखनी है। अनुराग फैसला लेते हुए बड़बड़ाता है, अपनी जान बचा अनुराग, अपनी जान बचा, छोड़ उस यक्ष को। अगले ही पल अनुराग अपने कदम वापस पीछे की तरफ बढ़ाने लग जाता है। वो बौखलाहट के साथ बाहर निकलने लग जाता है। अनुराग बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ाते जा रहा था कि तभी उसे ऐसा एहसास होता है जैसे उसके साथ भी कोई और कदम बढ़ाते जा रहा हो, कोई उसके पीछे चल रहा हो। अनुराग को किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लग जाती है। अनुराग तुरंत रुक जाता है। वो पीछे पलटकर देखता है, पर पीछे इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अनुराग तुरंत अपनी जेब में से लाइटर निकालता है और उसे जलाता है, पर उसकी रोशनी में भी उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। अनुराग अंधेरे में देखते हुए ही खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, कोई तो था, मैंने किसी के कदमों की आहट तो सुनी थी, पर कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? अनुराग फिर आवाज लगाता है, रज्जन, रज्जन। दूसरी साइड से कोई जवाब नहीं आता है। अनुराग कुछ वक्त तक एकटक नजर से उसी तरफ देखते रहता है, पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, ना ही कोई आवाज सुनाई देती है। अनुराग बोल पड़ता है, शायद वो आहट मेरा वहम था, यहाँ पर कोई नहीं है, मुझे निकलना चाहिए यहाँ से। इतना कहकर अनुराग फिर बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। बाहर की तरफ कदम बढ़ाते वक्त कई बार उसे ये एहसास होता है कि कोई उसके पीछे चल रहा है, पर वो दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखता है, आगे कदम बढ़ाते जाता है। कुछ ही देर में अनुराग गुफा से बाहर निकल जाता है। रात हो गई थी और अनुराग भी यक्षिणी के आने से पहले ही वापस से ग्रेवयार्ड कोठी पहुंच गया था। इस वक्त अनुराग अपने टेबल के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने यक्षिणी की कहानी में एक और किरदार छोड़ दिया था और वो था यक्ष।
अनुराग जब से लौट कर आया था तब से वो यक्ष के बारे में तो सोच ही रहा था। साथ में उस गुफा के अंदर जो मंजर उसने देखा था उसे भी वो भूल नहीं पा रहा था। रह रहकर वो मंजर उसकी निगाहों के सामने आ रहा था। अनुराग मनी मन सोचता है, आखिर कैसी मायावी गुफा थी वो, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। गुफा कम और भूल भुलैया ज्यादा लग रही थी। कितना अंधेरा था वहां, पर अच्छा हुआ सही वक्त पर बाहर आ गया, वरना मेरा तो वहीं दम घुट जाता। पर वो कदमों की आहट जो मैंने सुनी थी वो मेरा वहम था या सच में वहां पर कोई था? क्या मुझे और अंदर जाकर देखना चाहिए था? पर और अंदर कैसे जाता, वहां कितना अंधेरा था। ऊपर से जैसे जैसे नीचे जाते जा रहा था ऑक्सीजन भी कम होते जा रही थी, जैसे वो गुफा मुझे पृथ्वी के तल के नीचे ले जा रही हो। अनुराग उस गुफा और रज्जन के बारे में सोचते हुए परेशान होने लग जाता है। अनुराग ने जिस पेज में यक्ष का अभी कुछ देर पहले नाम लिखा हुआ था, अनुराग उस पेज को देखते हुए कहता है, ये यक्ष के बारे में भी थोड़ा बहुत पता चल गया, पर सब कुछ पता नहीं चला है। अनुराग उस पेज में लिखे बाकी किरदारों के नाम को देखते हुए कहता है, यक्षिणी की कहानी के किरदारों के बारे में पता तो चल रहा है, पर ऐसा लग रहा है जैसे सबकी कहानी अधूरी है, चाहे फिर वो अघोरी हो, मायाधारी हो या फिर ये यक्ष रज्जन हो। अनुराग ने इतना बड़बड़ाया ही था कि तभी पीछे से यक्षिणी की आवाज सुनाई देती है, जीते जी किसी की कहानी पूरी नहीं होती है लेखक बाबू, कहानी पूरी करने के लिए मरना पड़ता है। जैसे ही अनुराग को यक्षिणी की आवाज सुनाई दी, अनुराग तुरंत पीछे मुड़ जाता है। जब वो पीछे पलटता है तो देखता है कि उसके पीछे यक्षिणी खड़ी हुई थी, जो धीरे धीरे उसी की तरफ कदम बढ़ा रही थी। यक्षिणी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए अनुराग की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहती है, कभी कभी तो मरने के बाद भी कहानी पूरी नहीं होती है लेखक बाबू, बल्कि मरने के बाद एक नई कहानी की शुरुआत होती है। अनुराग यक्षिणी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और नॉर्मल वे में कहता है, तुम आ गई यक्षिणी। यक्षिणी अनुराग के साथ मजाक करते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं लेखक बाबू, ये मैं थोड़ी हूँ, ये तो मेरा साया है। यक्षिणी की बात सुनकर अनुराग भी धीरे से मुस्कुरा देता है। यक्षिणी बड़े प्यार से कहती है, क्या लेखक बाबू, आप भी ना, आपके सामने जीती जागती खड़ी हूँ, पर फिर भी ऐसे सवाल कर रहे हैं। आप ना मेरे आने के बाद हर बार मुझसे यही पूछते हैं कि मैं आ गई। अनुराग पलट कर कहता है, तो फिर और क्या पूछूं यक्षिणी, तुम ही बता दो कि मैं अपनी यक्षिणी का किस तरह स्वागत करा करूं। यक्षिणी अनुराग के नजदीक जाती है और उसकी गोद में बैठते हुए बड़े प्यार से कहती है, लेखक बाबू, मैं चाहती हूँ कि जब मैं आऊं तो आप सबसे पहले मुझे इस तरह अपनी गोद में बिठाएं। इतना कहकर यक्षिणी अनुराग की गोद में बैठ जाती है। अनुराग धीरे से यक्षिणी से कहता है, और तुम क्या चाहती हो यक्षिणी? यक्षिणी कहती है, मैं चाहती हूं कि आप मेरे माथे को चूमें और फिर मुझसे पूछें। यक्षिणी इसके आगे कुछ कहती उससे पहले ही अनुराग धीरे से यक्षिणी के माथे को चूम लेता है और कहता है, लो चूम लिया माथे को, अब बताओ क्या पूछूं मैं तुमसे? यक्षिणी कहती है, यही कि। इतना कहकर यक्षिणी खुद चुप हो जाती है, लंबी लंबी आहें भरने लग जाती है। अनुराग यक्षिणी के मन की बात जान जाता है और धीरे से कहता है, तुम कैसी हो यक्षिणी? यक्षिणी कहती है, आपकी बाहों में आकर ठीक हो गई हूँ लेखक बाबू, आपकी बाहों में मुझे वो सुकून मिलता है जो कहीं नहीं मिलता है। अनुराग और कसकर यक्षिणी को अपनी बाहों में समेट लेता है। यक्षिणी अपनी आंखें बंद करके अनुराग के हर एक अंग के स्पर्श को महसूस करने लग जाती है। अनुराग बड़े प्यार से यक्षिणी से कहता है, मैं तुम्हें अपने आप से कभी दूर नहीं जाने दूंगा यक्षिणी। यक्षिणी अपनी आंखें बंद करते हुए ही कहती है, मैं भी आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगी मेरे लेखक बाबू, चाहे कुछ भी हो, आप मेरे हैं, सिर्फ मेरे। अनुराग यक्षिणी के हाथ को थामते हुए उसकी उंगलियों को छूते हुए कहता है, आज तुम मुझे अपनी कहानी के किस किरदार की कहानी सुनाओगी यक्षिणी? अनुराग की ये बात कहते ही यक्षिणी धीरे से अपनी आंखें खोल लेती है, पर पलटकर कुछ नहीं कहती है। अनुराग फिर यक्षिणी से कहता है, बोलो ना यक्षिणी, आज तुम मुझे कौन से किरदार की कहानी सुनाने वाली हो? यक्षिणी कुछ सोचते हुए अनुराग के सवाल का जवाब देती है, लेखक बाबू, आज मैं आपको किसी किरदार की कहानी नहीं सुनाने वाली। अनुराग हड़बड़ाहट के साथ कहता है, मतलब आज तुम मुझे कोई कहानी नहीं सुनाओगी यक्षिणी? यक्षिणी पलट कर कहती है, मैंने ऐसा कब कहा लेखक बाबू कि मैं आज आपको कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी? मैंने तो बल्कि ये कहा कि मैं आपको किसी किरदार की कहानी नहीं सुनाऊंगी, बल्कि दूसरी कहानी सुनाऊंगी। अनुराग मुंह बनाते हुए कहता है, दूसरी कहानी?
दूसरी कौन सी कहानी यक्षिणी? यक्षिणी जवाब देती है, एक जगह की कहानी। अनुराग हैरानी के साथ पूछता है, जगह? कैसी जगह यक्षिणी? यक्षिणी गहरी सांस लेने के बाद जवाब देती है, एक दैवीय जगह की कहानी लेखक बाबू। अनुराग हड़बड़ाहट के साथ पूछता है, कैसी दैवीय जगह? यक्षिणी कहती है, आप जानते हैं लेखक बाबू, मैं हर रोज अपनी शक्तियों को वापस से पूर्ण गठित करने के लिए कहाँ जाती हूँ? अनुराग पूछता है, कहाँ जाती हो यक्षिणी? यक्षिणी कहती है, महादेव के पास। यक्षिणी के मुंह से ये बात सुनकर अनुराग शॉक्ड रह जाता है। उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। अनुराग यक्षिणी को एकटक नजर से देखते हुए हकलाते हुए कहता है, क्या कहा यक्षिणी? महादेव के पास? यक्षिणी कहती है, हाँ लेखक बाबू, यहाँ पास ही में एक जगह है जहां पर मैंने महादेव को बसाया है, उनकी शिवलिंग की स्थापना करके, एक झरने के पास। अनुराग पूछता है, कैसा झरना यक्षिणी? अनुराग के ये सवाल पूछते ही यक्षिणी अनुराग को झरने के बारे में बताने लग जाती है कि झरने के पास कैसे पहुंचा जा सकता था, वो कैसा दिखता था। झरने की ऊंचाई से लेकर उसके पानी के शिवलिंग पर गिरने पर जो ओम की आवाज आती है, उसके बारे में तक बता देती है। जैसे जैसे यक्षिणी अनुराग को झरने के बारे में और ज्यादा बताते जा रही थी, अनुराग की आंखों के सामने उस झरने का दृश्य बनता जा रहा था। अनुराग यक्षिणी की बातें सुनते हुए कहता है, ऐसा लगता है यक्षिणी, इस झरने के पास मैं जा चुका हूँ और मैंने वो शिवलिंग भी देखा है। यक्षिणी अनुराग से कहती है, लेखक बाबू, आपने उस शिवलिंग को बस देखा ही नहीं है, बल्कि वहां पर आराधना भी करी है मेरे साथ। अनुराग हैरानी के साथ कहता है, आराधना करी है, वो भी तुम्हारे साथ? पर कब यक्षिणी? यक्षिणी कहती है, बचपन में लेखक बाबू, जब आप छोटे थे। अनुराग अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहता है, पर मुझे इस बारे में कुछ याद क्यों नहीं? यक्षिणी बात को बदलते हुए कहती है, वक्त के साथ आपको सब कुछ याद आ जाएगा लेखक बाबू, अभी आपको कुछ याद करने की कोई जरूरत। यक्षिणी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही अनुराग उसे बीच में टोकते हुए कहता है, वो वक्त कब आएगा यक्षिणी? एक पल के लिए तो यक्षिणी भी अनुराग का सवाल सुनकर खामोश हो गई थी। वो किसी सोच में डूब गई थी, पर अगले ही पल वो अनुराग को एक उम्मीद देते हुए कहती है, जल्दी आ जाएगा लेखक बाबू, देखना, वक्त आने पर मैं खुद आपको आपकी और मेरे बचपन की सारी यादें याद दिलवा दूंगी। अनुराग फिर यक्षिणी से पलटकर पूछता है, अगर यक्षिणी तुम्हें ही मेरे बचपन की सारी यादें वापस याद दिलानी है, तो तुम अभी क्यों नहीं दिलवा सकती? यक्षिणी मन ही मन सोचने लग जाती है, अब मैं लेखक बाबू को कैसे बताऊं कि मैं किन मुश्किलों में फंसी हुई हूँ। यक्षिणी के माथे पर परेशानियों की लकीरें उभरने लग गई थी। वो किसी बात के बारे में सोचकर घबराने लग गई थी। अनुराग यक्षिणी पर दबाव बनाते हुए बोल पड़ता है, मेरे सवालों का जवाब दो यक्षिणी, बोलो, तुम मुझे अभी मेरे बचपन की यादें क्यों नहीं लौटा सकती हो? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है